हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट की सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि श्रीलंका का ये जो आर्थिक संकट है उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि श्रीलंका में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। तो श्रीलंका जो है वो प्रेजेंट टाइम में अपने इतिहास के सबसे ज़्यादा बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बनी हुई है कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने परिवार अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, वो वहाँ से भागने को मजबूर हो चुके हैं। और ऐसी भी जानकारी मिली है कि बहुत से श्रीलंका के जो परिवार हैं वो अवैध तरीके से भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से लोग अपनी आवश्यकता की ज़रूरतों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही अगर हम श्रीलंका की गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पर उनका भी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटता जा रहा है, जिससे वो अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं की को भी आयात नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उनकी गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं बचा है कि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़रूरतों की वस्तुएं खरीदने के लिए या फिर उनका आयात करने के लिए सक्षम हो पाए। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक कंडीशन ख़राब देखने को मिल रही है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो बहुत कठिन होता जा रहा है, जिस वजह से वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो दूसरे देशों में पलायन करने लगे हैं। और इस आर्थिक संकट में एक सबसे बड़ा जो हम लोग कह सकते हैं कदम है वो इस वजह से और आया है क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम महिंद्र राजपक्षे हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे उनको, यानी कि अगर हम लोग कहें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट तो देखने को मिल ही रहा है, इसके अलावा वहाँ की जो राजनीति है उसमें भी फेरबदल होता जा रहा है। तो इस वजह से भी वहाँ पर आर्थिक संकट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अगर हम लोग बात करें महिंद्र राजपक्षे के बारे में तो ये 2019 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनके पहले रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके बाद 2019 में महिंद्र राजपक्षे जो हैं वो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना इस्तीफा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे उनको दे दिया है। और अब फिर से वहाँ पर जो रनिल विक्रमसिंघे हैं वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी कि वर्तमान में श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रनिल विक्रमसिंघे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगर बात करें कि श्रीलंका में ये जो आर्थिक संकट आया है इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सिचुएशन एकदम से पैदा नहीं हो जाती है। उसके पीछे या फिर हम लोग कहें उसके लिए कई सालों से कारण जिम्मेदार रहते हैं। तो श्रीलंका में भी ये जो आर्थिक संकट की स्थिति है वो एकदम से पैदा नहीं हो गई है। इसके पीछे कई वर्षों के जो हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर जो ऐतिहासिक असंतुलन विद्यमान था उसकी वजह से हमें वहाँ पर अब प्रेजेंट टाइम में इतनी ज़्यादा आर्थिक सिचुएशन खराब देखने को मिल रही है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें श्रीलंका का वर्तमान जो आर्थिक संकट है वो उसकी आर्थिक संरचना में निहित ऐतिहासिक संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण संबंधी शर्तों और सत्तावादी शासकों की गुमराह नीतियों का परिणाम है। यानी कि ये जो प्रमुख कारण है जो श्रीलंका की वर्तमान में आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की जो आर्थिक संरचना है उसमें हमें इतिहास के या फिर हम लोग कह सकते हैं बहुत टाइम से असंतुलन की स्थिति देखने को मिल रही थी। इसके अलावा श्रीलंका ने
बहुत लोगों से कर्ज लिया है अपने देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इस वजह से वो कर्ज के भार में भी इतना ज़्यादा डूबते गए हैं कि उस वजह से भी अब प्रेजेंट टाइम में उनकी आर्थिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वहाँ पर जो राजनीतिक संकट है उस वजह से भी उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो शासक हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो वहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हमें सरकार देखने को मिल रही है, उसने भी इस तरीके की नीतियां अपनाई हैं कि वो अपने देश का विकास नहीं कर पाए और प्रेजेंट टाइम में आर्थिक संकट की सिचुएशन बन गई है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 2008 में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। उसके बाद श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने लगी थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने अपने देश की आर्थिक सिचुएशन को संभालने के लिए 2009 में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे $2.6 बिलियन का ऋण लिया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, उन्होंने सबसे पहले उनकी आर्थिक कंडीशन ख़राब होने की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 से हुई थी, क्योंकि 2008 में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, जिससे उन्हें अपने देश के विकास करने के लिए या फिर से अपने देश में शासन को सही तरीके से चलाने के लिए IMF से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरीके से ऋण लेने के बाद उनके देश में थोड़ी सी कुछ कंडीशन सही हुई थी, लेकिन बाद में फिर 2016 में श्रीलंका को एक बार फिर से अपने देश के स्थितियों के सुधार के लिए IMF के पास ऋण लेने के लिए जाना पड़ा। और उस टाइम उन्होंने, या फिर हम लोग कह सकते हैं IMF ने श्रीलंका को ऋण तो दिया, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके की शर्तें रखी जिससे श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। यानी कि IMF जो है उसने इस तरीके की शर्तें श्रीलंका के सामने रखी जिससे उसको ऋण तो मिल गया, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो है आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ती ही जा रही थी। अब अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में कुछ घटनाओं के बारे में बात करें जिन्होंने श्रीलंका की इस आर्थिक संकट को चरम पर पहुंचाने का काम किया, तो वो है कोविड-19 के पहले 2019 में श्रीलंका की जो राजधानी है जिसका नाम कोलंबो है, वहाँ पर बहुत सारे जो गिरजाघर बने हुए हैं उनमें अप्रैल 2019 में एक विस्फोट हुआ था, यानी कि एक ब्लास्ट हुआ था जिसे ईस्टर बम विस्फोट की घटना कहा जाता है। इसमें 253 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इस घटना के बाद देश में पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी थी और उसका विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी असर पड़ा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है। श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उनमें उनका जो टूरिज्म या फिर जो पर्यटन है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन इस घटना की वजह से श्रीलंका में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होने लगी थी। तो इस वजह से जो रेवेन्यू टूरिज्म इंडस्ट्री से मिलता था वो भी कम होता चला गया, जिस वजह से श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो डूबती चली जा रही थी। तो ये 2019 में ये जो घटना हुई थी इस वजह से। इसके अलावा 2019 में एक और बहुत बड़ा इनकी राजनीति में फेरबदल हुआ था, वो था सत्ता में गोटबाया राजपक्षे परिवार का आना। यानी कि 2019 में जब इनके चुनाव हुए थे तो उसमें गोटबाया राजपक्षे जो हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि गोटबाया राजपक्षे ने अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने चुनाव के जो अभियान थे उनमें बहुत ही ज़्यादा लोगों से झूठे झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि वो करों की दर को कम कर देंगे और किसानों के लिए व्यापक रियायतें लेकर आएंगे। तो इस तरीके के उन्होंने कई सारे वादे किए और इनकी पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए। तो इस वजह से भी वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और रही सही कसर जो है वो कोविड-19 ने पूरी कर दी। यानी कि कोविड-19 के पहले श्रीलंका की हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही थी, लेकिन कोविड-19 ने आके उनकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। कोविड-19 का असर उनके निर्यात पर भी पड़ा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से निर्यात नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों का जो श्रीलंका से निर्यात दूसरे देशों को किया जाता था उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। और पर्यटकों को
यहाँ से आना तो बंद हो ही गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, तो उस वजह से जो थोड़े बहुत पर्यटक भी आते थे, यानी कि श्रीलंका की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो इस घटना के बाद थोड़ी बहुत चल भी रही थी, तो कोविड-19 की वजह से वो भी पूरे तरीके से बंद हो गई। यानी कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, उसमें टूरिज़्म से मिलने वाला जो रेवेन्यू था, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। तो इस वजह से उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। इसके अलावा उनकी जो सरकार है, उन्होंने अपने खर्चों में बिल्कुल भी कमी नहीं की, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर उनकी जो सिचुएशन ख़राब होती ही जा रही थी, उसके बाद भी उन्होंने कई सारे अपने खर्चों में वृद्धि करना जारी रखा। तो इस वजह से उनका जो राजकोषीय घाटा है, वो भी 10% से अधिक हो गया था और उनकी जो ऋण जीडीपी अनुपात है, वो भी 2019 में 94 के स्तर से बढ़कर 2021 में 119% हो गया था। तो इस तरीके से कोविड-19 के टाइम पर श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और रही सही कसर चाइना ने पूरी कर दी। चाइना से भी श्रीलंका ने इतने ज़्यादा ऋण लिए कि अब उसको वो ऋण चुकाने के लिए भी दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ रहा है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका की जो सिचुएशन है, वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा उन्होंने अभी 2021 में एक और ऐसा कदम उठा दिया, जिससे रही सही कसर जो है, वो भी पूरी हो गई थी। श्रीलंका ने 2019 में फर्टिलाइजर्स के यूज़ पर बैन लगा दिया था, यानी कि खेती करने में हम लोग जो उर्वरक या फिर जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उन पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। और इनका कहना था, यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है, उनका कहना था कि वो श्रीलंका को पूरे तरीके से, यानी कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश बनाएंगे। तो इस तरीके का उन्होंने इंस्टेंट वादा लोगों से कर दिया, दूसरे देशों से ये वादा कर दिया कि वो श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश बनाएंगे। तो इस वजह से भी उनकी जो कृषि, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो कृषि वाला जो क्षेत्र है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब वहाँ पर जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो भी नहीं उग पा रही थी, लोग उनका उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से अब वहाँ पर लोगों को खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से आप लोग याद रख सकते हैं कि श्रीलंका में जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में ये जो सिचुएशन है, वो बनती जा रही है। इसमें उनका जो गवर्नमेंट है, उसका भी काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिला है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने भी अपने देश में आर्थिक विकास को सही तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो सिचुएशन है, उसमें कई सारे कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि श्रीलंका में जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसमें राजपक्षा जो परिवार था, जो सत्ता में बना हुआ था, उसकी भी भूमिका रही है या फिर नहीं रही है? इस संबंध में आपके जो भी विचार हों या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसमें इंडिया ने क्या भूमिका निभाई है, या फिर किस तरीके से इंडिया ने श्रीलंका की सहायता की है। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इंडिया ने जनवरी 2022 से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, यानी कि इंडिया जो है, वो श्रीलंका की इस तरीके की सिचुएशन में उसका साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। वर्ष 2022 के प्रारंभ से भारत द्वारा $1.4 बिलियन से अधिक का राहत श्रीलंका को प्रदान किया गया है, जिसमें उसने $400 का करेंसी स्वैप और $500 का ऋण स्थगन और ईंधन आयात के लिए $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिया है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद के लिए उसे $1 बिलियन का अल्पकालिक रियायती ऋण भी प्रदान किया है। तो इस तरीक़ा से आप लोग, अगर हम लोग कहें, श्रीलंका और भारत की जो स्थिति है, वो आप लोग काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे
कि किस तरीके से भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो बने हुए थे, लेकिन उसके बाद भी भारत जो है वो श्रीलंका की मदद करने के लिए सामने आया है। तो इस वजह से ये भारत के लिए भी एक काफ़ी अच्छा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाकर भारत के लिए एक, हम लोग कह सकते हैं कि खराब सिचुएशन पैदा कर रहा था। तो इस सिचुएशन में अगर भारत श्रीलंका की सहायता करता है तो वो भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और श्रीलंका जो है वो हमें इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है, तो इस वजह से अगर भारत श्रीलंका की सहायता करता है तो वो इंडियन ओशियन में चाइना का जो प्रवेश है या फिर चाइना के जो भी कदम है जो वो इंडियन ओशियन में उठाना चाहता था उनको भी रोकने में कामयाब हो सकता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका क्या नाम है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, उस स्ट्रेट या फिर जल संधि का क्या नाम है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल के साथ बनी रहिएगा। आप लोगों को हमारे चैनल पर MPPSC का पूरा कोर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को प्री और मेंस के लाइव वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नया बैच हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।